अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में और ये यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इस यूनिट में हम पी ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, बोरॉन ग्रुप से लेके और इनर्ट गैसेस तक, इन सारे ग्रुप्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक एक ग्रुप्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं और केमिकल और उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है और थ्योरेटिकल ज़्यादा है, बट मैं आपको इस तरह से लूँगा, पढ़ाऊँगा कि इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, हम उन्हीं को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स सीधा है कि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है बच्चों, पी ऑर्बिटल्स में, इसलिए इनको बोला गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो होगा NS2 Np1 2 6। इसमें कुल मिला के 6 ग्रुप्स आएंगे, बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और जीरो ग्रुप। इन सारे ग्रुप्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इन सारे ग्रुप्स में आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टीज ली गई हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन करनी है, और लगभग एक सी है। जरा सा कहीं कहीं एक्सेप्शनल नेचर आपको दिखेंगे और फिर हम उनके कंपाउंड्स लेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोरॉन ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप। ओके, तो थर्ड ए ग्रुप में सबसे पहला पॉइंट है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसमें इन एलिमेंट्स का क्या परसेंटेज है। तो देखो बच्चों, अगर हम इनकी अबंडेंस देखें तो बोरॉन जो है 9 ppm, ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ क्रस्ट में। ओके, कि अर्थ क्रस्ट में किसका क्या परसेंटेज है या क्या ppm में कंसंट्रेशन, यहां पर हम ppm में लेंगे ना कि परसेंट में। तो बोरॉन है 9 ppm, एल्यूमिनियम 8.3 × 10⁴ ppm, ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है। जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल है एल्यूमिनियम, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें थर्ड नंबर में आता है ये। फर्स्ट और सेकंड में जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, बाकी थर्ड नंबर में एलिमेंट है एल्यूमिनियम और मोस्ट अबंडेंट मेटल है। समझिए बच्चों, सबसे ज्यादा मिलने वाली धातु, ओके, तथा तीसरा तत्व है, तत्वों में तीसरे नंबर का है और मेटल्स में फर्स्ट नंबर का है। बाकी ये तीनों हैं जो हैं ये ज्यादा इनकी परसेंटेज या हमें इनकी ज्यादा अमाउंट की अबंडेंस नहीं होगी, गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम का एक नेम है डकविल प्लेटिपस। ओके, ये ध्यान रखना। इसमें बोरॉन और जो एल्यूमिनियम है ज्यादातर या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, बोरॉन बोरेक्स के फॉर्म में भी मिलता है, और एल्यूमिनियम के बहुत सारे अभी आपने ओर्स देखे, ज्यादातर एल्यूमिनियम उसमें Al2O3 के फॉर्म में था। बाकी जो गैलियम, इंडियम और थैलियम है ये ज्यादातर सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं अर्थ में। तो ये है बोरॉन ग्रुप के एलिमेंट्स की अबंडेंस। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरॉन ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो है NS2 Np1। ओके, जैसे बोरॉन 5 तो 1s2 2s2 2p1 मींस 1s2 हीलियम। ऐसे ही आर्गन में एल्यूमिनियम में आ जाए तो 1s2 2s2 2p6 मींस नियॉन जैसा 3s2 3p1। ऐसे ही इसमें आ जाएगा 3d10 4s2 4p1। यहां पर अब 3d10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें जाओगे इंडियम में तो क्रिप्टॉन 36 तक, 46 और ये 3 तो 49, तो 4d10 5s2 5p1 और थैलियम 81 का ये कॉन्फ़िगरेशन। कुल मिला के अब आप जब पी ब्लॉक में चलोगे ना बच्चों, तो आप देखोगे ये बिल्कुल सेम रहेगा ये कॉन्फ़िगरेशन एक पूरी पीरियड में। ओके, जैसे और फिर इसके बाद केवल इलेक्ट्रॉन्स कहां बढ़ते दिखेंगे आपको, पी में। मतलब जब आप बोरॉन के बाद कार्बन में जाओगे तो यहां हो जाएगा 2p2, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद जब सिलिकॉन में जाएंगे 3s2 3p2,
तो इस तरह से केवल आपको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ाना है एक इलेक्ट्रॉन, वो भी p में। ओके, तो ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नेचर की बात। तो देखो बच्चों, नेचर में बोरॉन जो है नॉन मेटल है, समझ गए ना, ये कैसा है, हम ये कहें कि नॉन मेटालिक एलिमेंट। हालांकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो कि मेटल्स से भी मिलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नॉन मेटालिक से भी मिलती हैं, बट इनकी नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा क्लोज है। ठीक है, नॉन मेटालिक नेचर जो है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट से ज्यादा क्लोज है, इसलिए बोरॉन को नॉन मेटालिक एलिमेंट ही लेते हैं। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो है ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है एल्यूमिनियम। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेटालिक नेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर कम, मतलब 3d या 4f जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर बढ़ जाता है, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम होती है। तो इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो है एल्यूमिनियम। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या, ओके, और आयनिक रेडियाई भी ले रहे हैं हम यहाँ पर, आयनिक रेडियाई, ओके, आयनिक त्रिज्या। तो देखो बच्चों, आप इसकी डेफिनेशन तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को ही हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं एक एटम में। तो आप देखोगे कि जब हम किसी भी ग्रुप में, एस ब्लॉक में आपने देखा था कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में लगातार बढ़ती जाती है, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक या हम कहें बेरिलियम से लेके रेडियम तक लगातार बढ़ती है। जब आप डी ब्लॉक में गए तो पहला जो थर्ड बी था वहां तो बढ़ी थी ग्रुप में ऊपर से नीचे, बाकी में आपने देखा था कि ये एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट थी। अब हम आ जाते हैं कि वो पी ब्लॉक में क्या चेंजेस आएगा। तो देखो पी ब्लॉक में जो है चेंजेस आते हैं, इसमें भी एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो इंक्रीज होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नए ऑर्बिट में एंटर करता है। बट यहां पर पी ब्लॉक से पहले कौन आ चुका है बच्चों, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n-1d में जाते हैं, n-2f में जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत ही कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। मींस ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्डेड नहीं कर पाते, ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर बढ़ जाता है, और ऐसे में जो एटॉमिक रेडियाई जहां बढ़नी थी या तो वो उसी के बराबर हो गई, पहले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट, या उससे भी कम हो गई, और यही इफेक्ट आप यहां देखने को मिलेगा। देखो एटॉमिक रेडियाई का अगर ऑर्डर देखें तो बोरॉन में ppm पिकोमीटर pm में, तो बोरॉन का है 85, एल्यूमिनियम का है 143। अब गैलियम में जाएं तो एल्यूमिनियम से बड़ी साइज होनी थी गैलियम में, क्योंकि हम ग्रुप में चल रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि यहां पर साइज डिक्रीज हुई है। इसका रीजन मैंने नीचे लिखा है, मैं समझाता हूं आपको। अब आ जाते हैं इंडियम 167 और थैलियम में 17। यहां पर भी कोई ज्यादा मेजरेबल चेंज नहीं आया, बहुत ही लगभग दोनों की साइज बराबर बनी है। तो यहां पर जो इफेक्टिव है ये तो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट। क्या है बच्चों, यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, और यहां पर है, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। अगर आयनिक रेडियाई में जाओगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ये आयनिक रेडियाई m+3 आयंस की है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, बोरॉन +3 आयन नहीं बनाता, तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू ली गई है, बट यहाँ पर लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ये आयन जो एलिमेंट्स हैं ये आसानी से 3+ आयन बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो एटॉमिक रेडियाई का अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो बोरॉन, बोरॉन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ी साइज है एल्यूमिनियम, फिर आगे इंक्रीज हुई है। बट आयनिक रेडियाई में इस तरह से कोई जो है आप देख रहे हैं एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है। देखो रीजन क्या है, अगर आप इसमें देखें कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, तो गैलियम से पहले आप देखोगे 10 एलिमेंट्स कौन आ जाते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, समझ गए ना। गैलियम से पहले आप देखोगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है, और उन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां एंटर होते हैं, 3d ऑर्बिटल में। 3d ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत ही पुअर होता है। ऐसे में ये 10 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्डेड नहीं करते, जिससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन सीधा कहां पड़ता है, बाहर के 3d इलेक्ट्रॉन्स पर। मींस यहां पर ये है न्यूक्लियस और यहां है कौन सा 4s2,
गैलियम में। अब जब आप 4s2 गैलियम में और इससे पहले है ये है 3d इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर है, ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा पड़ता है और ये साइज अट्रैक्ट होके और जितनी इंक्रीज होनी थी उतनी ही डिक्रीज हो गई, तो ऐसे में और ज्यादा डिक्रीज हो गई, बल्कि जितनी इंक्रीज होनी थी उससे कहीं ज्यादा डिक्रीज हो गई, और यही इफेक्ट पड़ा कि गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से भी कम हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल व्हिच नॉट शील्डेड न्यूक्लियर अट्रैक्शन इफेक्टिवली, ठीक है, देयरफॉर न्यूक्लियर अट्रैक्शन अट्रैक्ट, ठीक है, इंक्रीजेस इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मींस 4s2 इलेक्ट्रॉन्स। यही मैंने लिखा है कि डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस, ओके, इन गैलियम इज बिकम, ठीक है, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट के कारण ऐसा हुआ है, इन गैलियम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 3d ऑर्बिटल्स। आप देख रहे हैं गैलियम में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां आ रहे हैं, 3d में, हेंस हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इनका बहुत ही कम क्या होता है बच्चों, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। सो इंक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, ऑन आउटर मोस्ट सेल व्हिच डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। सीधा सा है कि जो बोरॉन है और एल्यूमिनियम, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन 3d में या 4d में नहीं गए, बट गैलियम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, 3d में। 3d का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है जिसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साइज डिक्रीज हो जाती है। ऊपर से और नीचे चले तो साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी, आप देख रहे हैं उस लेवल पे नहीं बढ़ रही है, रीजन है, फिर उसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, ये सारे फैक्टर्स मिलके साइज को डिसाइड करते हैं, इसलिए ये ऑर्डर है। आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई में इस तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, जिसके कारण इस तरह से साइज में कोई जो है एक्सेप्शनल वेरिएशन दिखाई नहीं देता। तो समझ गए बच्चों कि जो गैलियम है इसकी साइज छोटी हो जाने का कारण है कि गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन 3d में है, 3d इलेक्ट्रॉन्स का जो परिरक्षण प्रभाव है, शील्डिंग इफेक्ट है, बहुत ही पुअर होता है। ऐसे में नाभिक आकर्षण, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं 10, तो नाभिक आकर्षण भी नाभिक क्या होता है 18 बढ़े, एल्यूमिनियम से गैलियम में 18 बढ़े, जिसमें से 10 तो डी में चले गए, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आउटर मोस्ट सेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और यही कारण है कि साइज जो है डिक्रीज होके और एल्यूमिनियम से भी छोटी हो गई। यहाँ साइज लगभग बराबर बनी है, यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है, लेफ्ट ब्लॉक का और भी कम पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसके कारण इतना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद भी साइज में कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं होता। तो यहां तक अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो अभी आपने देखा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है n-1d 10 इलेक्ट्रॉन्स, n-2f 14 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनकी एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन है वो इर्रेगुलर है, और यही इर्रेगुलरिटी किसके वेरिएशन को इफेक्टेड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस इस इर्रेगुलरिटी के कारण आयोनाइजेशन जो एनर्जीज हैं उनके वेरिएशन में भी क्या दिखती है, इर्रेगुलरिटी। देखो ये लिखा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज इर्रेगुलरिटी ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन, n-2f इलेक्ट्रॉन्स, therefore ionization energy also change irregularly। कोई फिक्स ऑर्डर दिखता नहीं है, बट ठीक है, समझ गए बच्चों कि n-1d 10 इलेक्ट्रॉन और n-2f 14 इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु आकार में जो वृद्धि है वो अनियमित हो जाती है, इससे आयनिक ऊर्जा में भी परिवर्तन अनियमित दिखता है। देखो कैसे, बोरॉन का है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो बोरॉन में है 801, एल्यूमिनियम में 577, गैलियम में 1579, इंडियम में आप देख रहे हैं और कम हो गई, और थैलियम 589। देखा जाए तो एक एवरेज रूप से यहां से आप देख रहे हैं कि यहां और कम होनी थी, 577 से इसकी कम होनी थी, इससे ये तो कम है, इन दोनों से कम है, और इससे कम इसकी होनी थी, बट आप देख रहे हैं इर्रेगुलरिटी दिख रही है। यहां पर अभी आपने साइज का इफेक्ट देखा था कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम की साइज से छोटी है, और यही रीजन है कि यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई है और यहां कम हो गई है।
तो यहाँ का जो मेन इफेक्ट है वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d10 इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर से नीचे जाने तो इसमें 3d, ठीक है, तो यहां पर जाओगे तो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण ही ये एकदम ऐसा इफेक्ट पड़ा है। इसकी साइज छोटी, इसकी बड़ी, तो यही रीजन है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया बहुत ज्यादा, लेकिन साइज छोटी हो गई। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और साइज छोटी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही इंडियम और थैलियम में जाए तो इससे कम इसकी होने की। अब देखो इसकी साइज इन दोनों से काफी बड़ी है, इसीलिए थोड़ा सा ये ज्यादा डिक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर उल्टा इफेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर आ जाता है n-2 F14 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो n-2 F इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा पुअर हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? 3d10 के, या हम कहें n-1d10 के रिस्पेक्ट में n-2 F इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है और ज्यादा पुअर हो जाता है और कम हो जाता है, मींस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इंडियम से छोटा साइज थैलियम का हो जाता है, मतलब लगभग सिमिलर। तो न्यूक्लियर चार्ज तो 30 यूनिट बढ़ा है, एटॉमिक नंबर 30 यूनिट बढ़ गया, लेकिन साइज को ज्यादा चेंज नहीं आया। और यही रीजन है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से इससे कहीं ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दिखने लगती है। तो ये इनके रीजंस हैं जिनके कारण बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन में इरेगुलरिटी दिखती है। समझ गए ना? अब एल्यूमिनियम और गैलियम की इरेगुलरिटी का रीजन है n-1d10 इलेक्ट्रॉन्स में का पुअर शील्डिंग इफेक्ट मींस 3d इलेक्ट्रॉन्स में, और यहाँ पर जो इरेगुलरिटी का रीजन है वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे याद रखना है। बोरॉन, आप इस वैल्यू को देख लो और उस वैल्यू के बेस पर आपको ये ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा है बोरॉन का और सबसे कम किसका है? इंडियम। तो ये आयोनाइजेशन, और अगर आप इनके आयोनाइजेशन, मैंने बोरॉन या जब बेरिलियम ग्रुप पढ़ाया था तो आप देखोगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं, अब आप इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, कंपेयर करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो बोरॉन ग्रुप, ओके, इससे ज्यादा किसकी होती है? आप देखोगे बोरॉन ग्रुप से ज्यादा किसका है? बेरिलियम फैमिली जो है, और मतलब ये है थर्ड ए, इससे ज्यादा सेकंड ए का होती है, और इससे ज्यादा तो फोर्थ आएगी, फोर्थ ए। मतलब ये जो ग्रुप है बोरॉन ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम ग्रुप से भी कम है और कार्बन ग्रुप से तो होगी। मतलब अगर हम देखें तो बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन। ऐसे ही अगर आप एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो फिर सिलिकॉन, ऐसे ही आगे के ग्रुप। तो ये ऑर्डर दिखता है। रीजन ये है कि बोरॉन ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? p ऑर्बिटल से, और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका पेनिट्रेशन, p ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन है न्यूक्लियस की तरफ वो कम होता है। जबकि बेरिलियम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होते हैं बच्चों? s ऑर्बिटल से, जो ज्यादा पेनिट्रेट है और वो न्यूक्लियर के अट्रैक्शन में ज्यादा है। दूसरा है पेयर्ड है, ऐसे में इनके इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। और कार्बन ग्रुप की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, इसके कारण हमें इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये ऑर्डर मिलता है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब बोरॉन ग्रुप का अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये मिलेगा NS2Np1। ओके, इनके पास मैक्सिमम 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं का ये यूज करते हैं। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, या हम ये कहें कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3। मींस +3 तो सभी मेंबर्स शो करते हैं, चाहे आप देखो BCl3 हो, AlCl3 हो, GaCl3 हो, InCl3 हो या TnCl3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में मिलती है, सारे मेंबर्स इस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, मतलब NS2 और Np, सारे इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। बट अगर हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो बोरॉन के 3+ एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर आपको मिलेगा। मींस इस तरह का ऑर्डर आपको मिलेगा। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहें तो ये स्टेबिलिटी मिलेगी। अब रीजन क्या है कि ये इस तरह की स्टेबिलिटी का ऑर्डर
क्यों है ऐसा? जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकलना तो इजी हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों दिखता है ये ऑर्डर? तो एक्चुअली इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d 10 इलेक्ट्रॉन्स, n-2, ठीक है, F14 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इनके अभी आपने देखा साइज में भी मैंने बताया कि जो n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 या n-2 F इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ऐसे में क्या होता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है शील्डेड नहीं होता और वो सीधा कहां बढ़ जाता है? s ऑर्बिटल्स में, क्योंकि इस s ऑर्बिटल एक सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं s ऑर्बिटल के उन पर बराबर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगने लगता है। ऐसे में उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करना, उनको बाहर निकालना एक टफ प्रोसेस हो जाता है, और ऐसे में ns2 इलेक्ट्रॉन इनर्टनेस शो करते हैं, और इसी इनर्टनेस को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यही मैंने लिखा है कि इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो इस तरह की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो किसके कारण है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इन विच ns2 इलेक्ट्रॉन्स आर शो इनर्टनेस टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो ns2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में एक इनर्टनेस शो करते हैं, निष्क्रियता दर्शाते हैं। इस और ये आप देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, जितने भी p ब्लॉक के ग्रुप्स हैं उनमें दिखेगा ही, ठीक है। अब आता है इसका रीजन क्या है कि बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन, n-2 F14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, देयरफॉर इंक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन ns2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ns2 इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ ns2 इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ ns2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ns2 इलेक्ट्रॉन्स आर शो इनर्टनेस एट नॉर्मल कंडीशन। ये इलेक्ट्रॉन पर जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है इनको एक्साइटेड करने में या इनको रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी लगेगी तो जो एक्सपेरिमेंटल या कहेंगे रिएक्शन की कंडीशंस हैं उस एनर्जी में ये ns2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बच्चों? इनर्ट हो जाते हैं। और यही रीजन है कि बोरॉन ग्रुप में इस तरह का हमें ऑर्डर मिलेगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ गए बच्चों कि ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का, इसका रीजन है निष्क्रिय युग्म प्रभाव। ये होता क्या है? इस प्रभाव में जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट ns2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं। रीजन होता है कि जो n-1d 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-2 F14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, परिरक्षण प्रभाव बहुत ही वीक होता है। ऐसे में क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल मेनली ns2 इलेक्ट्रॉन्स पर इतना बढ़ जाता है कि उनको उत्तेजित करना या उनको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और यही रीजन है कि वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका कारण है निष्क्रिय युग्म प्रभाव, क्योंकि n-1d 10 n-2 F14 इलेक्ट्रॉन्स दुर्बल परिरक्षण प्रभाव रखते हैं, जिसके कारण ns2 इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और ns2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखा गया कि जब ns2 इलेक्ट्रॉन और ऊपर से नीचे चले, अगर आप देखोगे कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है बच्चों, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम तक बढ़ता जाता है। ये ऑर्डर है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनर्ट पेयर और इफेक्ट। ये जो स्टेबिलिटी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो बिल्कुल इनर्ट पेयर इफेक्ट के उल्टा दिखेगी। और यही रीजन है कि ऊपर से नीचे जाते जाते अगर आप देखेंगे तो इनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है। थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसके कंपाउंड्स हैं Tl2O, TlCN, Tli, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ऑर्डर में होगा, तो ये यहां से लेके यहां तक बढ़ता जाएगा। मींस एल्युमिनियम 1+ से Tl+ तक चले तो इस तरह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। गैलियम में +2 स्टेट मिलती है, लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये तुरंत +1 और +3 में चेंज हो जाती है। हम इसे बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। मींस अगर इस ग्रुप में
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी तो वो एक डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी, वो +1 और +3 में चेंज हो जाती है, +2 कम स्टेबल है। इस तरह से गैलियम का ये कंपाउंड मिलता है Ga, जिसमें ये प्लस है और इसमें +3 स्टेट है। अब आता है कि कौन सी स्टेट में कंपाउंड में क्या नेचर दिखेगा, तो आप देखोगे कि अभी हम बॉन्डिंग नेचर भी बता दूंगा मैं आपको कि जो +3 स्टेट है, समझ गए ना, ज्यादातर इसमें कोवैलेंट नेचर होता है। ओके, कोवैलेंट नेचर क्योंकि इसमें पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, बट कोवैलेंट नेचर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। अब आता है कि एक और होता है कि जो बोरॉन ग्रुप है, बोरॉन ग्रुप में आप देखोगे कि ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन, ठीक है, कौन सी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ nd ऑर्बिटल्स, इट इज शो ओनली, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन। मतलब है कि आप देखोगे इसमें एक ये ऑर्बिटल है, एक ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से सर ये 2 वीकेंड है। अगर ये किसी भी तरह से बॉन्डिंग करे तो कोऑर्डिनेशन के लिए 2 ऑर्बिटल्स ये और अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे आप देखोगे BF4 1- या BH4 1-, ये इस तरह से। तो बोरॉन की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 4। बट अदर मेंबर्स जो होते हैं बच्चों, ये पूछा जाता है कि बोरॉन की कोऑर्डिनेशन कितना है, तो 4, अदर मेंबर्स में, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन तक मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। आप देखोगे AlF6 3- होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्युमिनियम H2O होल 6 3+ होता है, तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में आता है। रीजन है कि d ऑर्बिटल्स वेकेंट होती हैं, जिसके कारण ये इस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इनकी मैक्सिमम वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मिनिमम +1 है। कोवैलेंसी की बात करें तो बोरॉन की 4 तक होती है, अदर मेंबर्स की 6 तक होती है। बोरॉन में 4 क्यों है, d ऑर्बिटल की एब्सेंस है, और उस समय इसकी कोवैलेंसी 4 होने पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। इनमें d ऑर्बिटल्स होने के कारण ये 6 तक बढ़ा सकते हैं और अपना ऑक्टाहेड्रल फॉर्म ला सकते हैं। तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देख रहे हैं कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है। रीजन इसका है कि इनकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसके कारण ही इनमें इस तरह के वेरिएशन दिखते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बोरॉन में मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है, दूसरे नंबर में एल्युमिनियम, और सबसे कम मिनिमम वैल्यू जो है ये एक लिक्विड हो जाता है एट समर रीजन में। अगर आप देखेंगे कि समर रीजन में तो ये क्या होता है, लिक्विड मेटल है, फिर इस तरह से चेंज आया है। रीजन यही है कि इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब देखो किसमें क्या मिला, बोरॉन में 3 डायमेंशनल कोवैलेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, जिसके कारण ही बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम, इनमें आप देखोगे मेटालिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मींस इनमें मेटालिक क्रिस्टल्स मिलते हैं, समझ गए ना। और जो गैलियम है बच्चों, गैलियम में मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये Ga2 के फॉर्म में रहता है, मतलब Ga2 इस तरह से, जिनके बीच में वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के कारण ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे लोवेस्ट हो जाता है। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट का तो ये याद रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सही ऑर्डर है, सबसे ज्यादा है बोरॉन का और सबसे कम है थैलियम का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और भी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट मेल्टिंग पॉइंट मेनली किस पर डिपेंड करता है, क्लोज पैकिंग पे। और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। तो ये ऑर्डर आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर और मेटालिक नेचर। अब चायक गुण, ओके, या फिर हम ये कहें धात्विक गुण। तो देखो बच्चों, किसी भी मैटर का रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है उसके
सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू में अगर हम देखें तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही कम रिड्यूसिंग नेचर। अगर आप इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो एल्यूमिनियम का है 1.66 वोल्ट, गैलियम का है 0.56, इंडियम का है ये, और थैलियम का आप देख रहे हैं पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर कौन होगा बच्चों? एल्यूमिनियम। और सबसे वीकेस्ट रिड्यूसर होगा क्या? थैलियम। बल्कि ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट, इस ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर। इसका रीजन ये है कि 3+ स्टेट जो है बच्चों ये क्या है? अनस्टेबल। 3+ स्टेट तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके और किसमें चेंज हो जाती है? 1+ में। और यही रीजन है कि ये क्या बन जाता है? ऑक्सीडाइजर। हमने 3+ से इसका लिया है तो 3+ इसका स्टेबल नहीं है, और यही रीजन है कि अपने 1+ में चेंज हो जाने के कारण ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो सबसे बेस्ट रिड्यूसर कौन हुआ इसमें? एल्यूमिनियम। और जितना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर उतना ही अच्छा क्या होगा? मेटालिक नेचर। तो इसका मतलब है कि सबसे बेस्ट मेटालिक नेचर किसमें हुआ? एल्यूमिनियम में। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इस ग्रुप में कौन हुआ? एल्यूमिनियम। और ये सब रीजन है किसका? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सब मिलके ही ये सब नेचर को डिसाइड करते हैं, और यही रीजन है कि एल्यूमिनियम एक बेस्ट रिड्यूसर होगा। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें, ऋण विद्युताएं भी देखें, तो भी इसमें आप देखोगे एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर एजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की है, जबकि थैलियम में आप देख रहे हैं ज्यादा हो गई है। रीजन है ये, इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट कम, तो ऐसे में ये जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजर हो जाता है। तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बंधन प्रकृति क्या है, तो देखो बच्चों इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, या हम ये कहें कि इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं वो कितने होते हैं? +3, या हम कहें कि 3 होते हैं। तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? MX3 टाइप की हो सकती है, या हम 3 वैलेंस है। और जब ये +3 स्टेट में होते हैं तब इनमें कोवैलेंट नेचर होता है, सहसंयोजी गुण होता है। समझिए बच्चों कि इनके जो +3 वाले कंपाउंड्स हैं उनमें कोवैलेंट नेचर होता है, और कोवैलेंट नेचर का जो ऑर्डर है वो इस क्रम में होता है कि बोरॉन के कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर के, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और वो हम सब ग्रुप में जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाएं तो मेटालिक नेचर या अदर जो है उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होना या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना, ये सारे फैक्टर्स मिलके और कोवैलेंट कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे कोवैलेंट हैं। अगर इन ग्रुप के मेंबर्स की बात करें कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कोवैलेंट नेचर ऑब्जर्व, ठीक है, ऑफ गैलियम है, सॉरी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर इन एलिमेंट्स के कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करें तो इनका जो कोवैलेंट नेचर है वो केवल एनहाइड्रस कंडीशन में ही मिलेगा। समझ गए ना कि जो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है इनके कंपाउंड्स की 3+ स्टेट में जो कोवैलेंट नेचर है वो केवल कहां मिलता है? एनहाइड्रस जब कंडीशन, मतलब जब वो वाटर के कांटेक्ट में ना हो। बट इन सॉल्यूशन की बात करें, जब ये एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में हो जाते हैं तब ये बहुत इजी गोइंग M3+ आयन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आयंस में ब्रेक होते हैं और इन आयंस की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, समझ गए ना, वो इनकी लैटिस एनर्जी से कहीं ज्यादा हो जाती है, और यही रीजन है कि ये सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। यही मैंने लिखा है कि aqueous solution they form M3+ ion because hydration energy of M3+ ion is, ठीक है, higher than lattice energy of M3+ compounds। समझ गए बच्चों कि M3+ ion के ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी लगनी है, हम ये कहें कि यहाँ पर जो एनर्जी है लैटिस एनर्जी, वो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, और ऐसे में जो एलिमेंट है या कंपाउंड है वो टोटली आयोनाइज्ड हो जाएगा और सॉल्यूशन में एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व हो जाएगा। समझ गए बच्चों कि इन यौगिकों का जो सहसंयोजी गुण है, मैंनी, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो केवल अजलीय अवस्था में ही मिलता है। बोरॉन का तो
नॉर्मली बोरॉन की बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ऐसे में उसके कंपाउंड चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, गैसियस में हो, सॉल्यूशन में, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। बट इनका कोवेलेंट कैरेक्टर केवल निर्जल अवस्था में ही मिलेगा, अजलीय अवस्था, मतलब वो जब वाटर के कांटेक्ट में ना हो। अगर आपने इनको जल में घोल दिया तो ये तुरंत M+3 आयन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि M+3 आयन की जो एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, वो इनके यौगिकों को ब्रेक करने के लिए, मतलब इनके लिए लैटिस एनर्जी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इतनी रिलीज होती है कि इनकी सारी बॉन्डिंग ब्रेक करके और इनको क्या बना देती है, एक्वस आयन 3+ आयन। और यही रीजन है कि ये एक्वस कंडीशन में आयोनिक नेचर के होते हैं और जब नॉन एक्वस कंडीशन में है तो कोवेलेंट। मतलब हम ये कहें कि ये है AlCl3, तो ये है कोवेलेंट। कब होगा ये? नॉन एक्वस मीडियम। और AlCl3 आयोनिक है, कब होता है ये? एक्वस मीडियम। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से ये इनके बॉन्डिंग का नेचर बताया। 1+ में ये टोटली जो है थैलियम जैसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ तक मैंने बताया बच्चों, ये है बोरॉन ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी के बारे में। अब हम जो अगला चैप्टर लेंगे इसका, वो होगा केमिकल नेचर के बारे में, केमिकल बिहेवियर के बारे में, इनके कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।